छात्रों, मैं आज आपको अकाउंट्स विषय के अंतर्गत बैंक अकाउंट को बतलाने जा रहा हूं। बैंक अकाउंट के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। इसके पूर्व मैं आपको बैंक के कार्य को बतलाता हूं। बैंक का संचालन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अधीन होता है। बैंक का प्रथम मुख्य कार्य जो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। इसके अंतर्गत फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग, करेंट अकाउंट मुख्य रूप से आते हैं। आप जानते हैं कि ग्राहक जो राशि जमा करता है उस पर बैंक इंटरेस्ट पे करता है। अलग अलग अकाउंट खाता में अलग अलग रेट होता है। गिविंग लोन्स दूसरा महत्वपूर्ण काम है। तो जो इच्छुक आवश्यक ग्राहक हैं उनको बैंक लोन ऋण प्रदान करता है। ऋण प्रदान करने में तीन रूप मुख्य रूप से हैं: कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और लोन्स। चौथा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इन सबों पर बैंक ब्याज देता है, अर्थात डिपॉजिट पर ब्याज लेता है जो बैंक का इनकम है, और लोन पर डिपॉजिट पर बैंक इंटरेस्ट देता है जो बैंक का खर्चा है, और लोन पर इंटरेस्ट लेता है जो बैंक का आमदनी है। इसके अलावा बैंक एजेंसी संबंधी काम जो करते हैं वह है जैसे ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, ग्राहकों के बदले में उनकी निर्देश अनुसार राशि प्राप्त करना, जैसे डिविडेंड प्राप्त करना, राशि का स्थानांतरण करना। अब तो आधुनिक बहुत कार्य बढ़ गए हैं, जैसे आरटीजीएस के अंतर्गत राशि ट्रांसफ़र करना, नेफ्ट के अंतर्गत राशि ट्रांसफ़र करना, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देना, एटीएम प्रदान करना। तो ये सब बहुत तरह के कार्य हैं जो आप सब उन कार्यों से अवगत हैं। तो अब इसमें हम जो बताने जा रहे हैं वो बैंक के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट जो बनता है वह बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। इसके पहले इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट था जो चेंज हो गया 1966 में, पूर्व में मैं कहा हूँ। अब नया हो गया है, तो नए एक्ट के द्वारा बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी चीज़ बैलेंस के दो पक्ष होते हैं, आप पूर्व में भी पिछले वर्गों में पढ़ चुके हैं, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो लायबिलिटी साइड में जो आइटम दिखलाए जाते हैं उसमें सारे आइटम्स, चाहे वो लायबिलिटी हो या एसेट्स हो, सारे आइटम्स को शेड्यूल के अंतर्गत दिखलाते हैं। शेड्यूल सूचीबद्ध करके, जैसे सूची 1 में आप दिखलाते हैं शेड्यूल 1 कैपिटल। कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सब दिखलाते हैं। 2 में रिजर्व एंड सरप्लस। 3 में डिपॉजिट्स। 4 में बोरोइंग फ्रॉम बोरोइंग। 5 में अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस।
जितने तरह के डिपॉजिट हैं वो सब जोड़ के डिपॉजिट में दिखलाना है। इधर जो है बैंक दिखलाते हैं। अब 5 के बाद छठा नंबर से एसेट साइड शुरू होता है, एसेट साइड। तो शेड्यूल 6 में दिखलाते हैं कैश एंड बैलेंसेस विथ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 7 में दिखलाते हैं बैलेंसेस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बहुत अल्पकालीन ऋण जो बैंक ग्राहकों को देता है, प्रायः इस तरह का ऋण एक बैंक दूसरे बैंक को देता है जो बहुत शॉर्ट नोटिस पर राशि प्राप्त होता है। उसके बाद 8 में इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल 8 में इन्वेस्टमेंट, बैंक जो अपने राशि को आगे कई कारणों से इन्वेस्ट करता है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेन तो होता है, उसकी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण भी है, तो इन्वेस्ट करता है, वो दिखाएंगे आप 8 में। 9 में एडवांसेस, बैंक एडवांसेस के अंतर्गत बैंक जो अपने ग्राहकों को ऋण देता है, जिस रूप में भी देता हो, कैश क्रेडिट में, ओवरड्राफ्ट में, लोन में, या डिस्काउंट, बिल को डिस्काउंट करके देता हो, तो सारा एडवांस के अंतर्गत आता है, उस शेड्यूल में दिखलाया जाएगा। 10 में, शेड्यूल 10 में बैंक के जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को दिखलाया जाता है, फिक्स एसेट्स को, सॉरी, जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उनको दिखाया जाता है 10 में। और 11 में अदर एसेट्स को दिखलाया जाता है, फिक्स एसेट्स के अलावा बाकी जितने एसेट्स हैं वो अदर एसेट्स को। फिर शेड्यूल 12 भी दिखलाया जाता है, लेकिन ये बैलेंस शीट के बाहर दिखलाया जाता है, इसको कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। प्रेजेंट में ये लायबिलिटी नहीं होता है, किसी घटना के घटित होने पर यह दायित्व उत्पन्न होता है। इसमें आप बिल्स फॉर कलेक्शन दिखलाते हैं हम लोग। ये शेड्यूल 12 हुआ। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 शेड्यूल एक्सपेंडिचर की ओर और 2 शेड्यूल इनकम की ओर दिखलाया जाता है। इनकम में शेड्यूल 13 आता है इनकम। उस इनकम में इनकम है इंटरेस्ट अर्न, बैंक ने जो इंटरेस्ट कमाया, जो लोन देता है, जो डिस्काउंट करता है, इंटरेस्ट अर्न्ड 13। 14 में अदर इनकम। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट अर्न में बैंक का केवल इंटरेस्ट जो लोन देता है उसी से नहीं आता है, कमीशन लेता है। आप साधारण जानते हैं, बैंक ड्रा बनाते हैं, कमीशन लेता है बैंक। अन्य कार्य के बदले में, ग्राहकों के बदले में जो भी काम करता है कमीशन करता है, क्योंकि बैंक एक व्यावसायिक संस्था है, बिना अपनी आमदनी का कोई काम सेवा नहीं देता है वो। तो कमीशन, इंटरेस्ट और फॉरेन एक्सचेंज के आदान प्रदान में चेंज करने का काम करता है, तो उसको में भी कमीशन लेता है, उसको एक्सचेंज के तहत लिखते हैं। फिर डिस्काउंट जो बिल करता है वो, यानी समस्त को बैंक के जितने भी आइटम्स हैं आमदनी के, उसको इंटरेस्ट अर्न्ड के अंतर्गत शेड्यूल 13 में लिखेंगे। शेड्यूल 14 बनाते हैं अदर इनकम में। अदर इनकम में अब जैसे मान लीजिए लॉकर रेंट है, लॉकर की सुविधा प्रदान करता है, अन्य कई तरह के कार्य होते हैं, तो उससे इनकम जो आया अदर, वो अदर इनकम में
शेड्यूल 14 में दिखलाते हैं। शेड्यूल 15 में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो पे किया जाता है फिक्स डिपॉजिट पर, जितने तक डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट पर। एक चीज़ बता दें, करंट अकाउंट पर प्रायः बैंक को इंटरेस्ट मिलता नहीं है, क्योंकि इसमें कार्य बहुत बढ़ जाता है। तो अनेक बैंक करंट अकाउंट होल्डर से उसी से इंसिडेंटल चार्ज या अदर रूप में एक्सपेंसेस के रूप में लेता है। तो वो लेगा तो वो इनकम हो जाएगा। हाँ तो और डिपॉजिट पे जो देता होगा उस सब डिपॉजिट इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में लिखना है, जो शेड्यूल 15 में आएगा। उसके बाद शेड्यूल 16 में आप लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, माने व्यवसाय बैंक को चलाने में जो खर्च होता है, स्टेशनरी में खर्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी होता है, बिल्डिंग का किराया होता है, अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान करता है। इस तरह से अनेक बाकी जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत दिखलाएंगे। तो इस प्रकार 4 शेड्यूल बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 12 शेड्यूल बनता है बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड में आप शेड्यूल 13, शेड्यूल 14 को दिखलाएंगे, और एक्सपेंडिचर साइड में शेड्यूल 15 और शेड्यूल 16 को दिखलाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है तो उसमें 4 हेड होते हैं। एक हेड होता है इनकम, दूसरा हेड होता है एक्सपेंडिचर, तीसरा हेड होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस कोई एक चीज़ तो होगा ही, तो प्रॉफिट एंड लॉस। और चौथा हेड दिखलाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, तो जो बैंक को अनिवार्य रूप से रिजर्व में रखना होता है, जैसे स्टैट्यूटरी रिजर्व। सामान्य नियम है हर एक बैंक को अपने प्रॉफिट का 20% स्टैट्यूटरी रिजर्व में रखना होता है। इसको वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और बाकी अदर रिजर्व भी रखाता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, पार्ट 1 में पढ़े होंगे सेक्रेट रिजर्व। तो सेक्रेट रिजर्व के नाम पर नहीं रहता, सेक्रेट रिजर्व करके दिखाएगा तो रिजर्व सेक्रेट रहा नहीं, तो किसी अन्य तरीके से वो रिजर्व में दिखाता है, तो उसको अदर्स जो लिखाएगा आपको अदर्स रिजर्व। तो फॉर्मेट में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शेड्यूल 1 से शेड्यूल 5, एसेट साइड में शेड्यूल 6 से लेके 11, और बैलेंस शीट के नीचे में ही जिसको जोड़ेंगे नहीं 12। फिर इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शेड्यूल 13, 14 इनकम साइड में इनकम की तरफ लिखाएंगे, 13, 14, 15, 16 को एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर के अंतर जो आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो परसेंटेज हिसाब में दिया होगा कि इसको हमको रिजर्व करना है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। इस तरह मुख्य रूप से आपको हमने बैंक अकाउंट से संबंधित बातों को बतलाया। आप सुनने के बाद किताब से संपर्क करेंगे, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।